हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हेलो दोस्तों, मैं वचन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जानदार तरीके से चलने वाली है और चल भी रही होगी, क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 के अंतर्गत क्या है, नौकरी लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रॉपर तरीके से हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस सेशनों को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। उनके बाद में हम क्या है, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले हम मनभूमि में खेलने के लिए क्या है, तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दोस्तों, हमने क्या है, जो हमारे चैनल पर पार्ट बी का, जो एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट बी का पोर्शन हमारा चल रहा था, पार्ट ए भी चल रहा है जीके के अंतर्गत, साथ में जो हमने पार्ट बी लेकर के आए थे उसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे गाय की नस्लें। क्या पढ़ रहे थे? गाय की नस्लें। जिन बच्चों ने हमारी जो पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, आज की है गाय की नस्लों के अंतर्गत से सेकंड क्लास रहने वाली है। इन गायों की नस्लों के अंतर्गत जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि जो उसके जो क्या है कि यह किस जगत के अंतर्गत आती है, किस संघ के अंतर्गत आती है, वर्ग क्या है, गण क्या है, कुल क्या है, जाति क्या है, वंश क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने चर्चा की थी फर्स्ट क्लास के अंतर्गत। आपने एक पढ़ा होगा केपीसी में, केपीसी और फैमिली। तो केपीसी और फैमिली क्या है, लड़की वाला का पक्ष था। लड़के वाले पक्ष की तरफ से कौन थे, तो वो थे एसी में अमिताभ बच्चन। कौन थे? एसी में अमिताभ बच्चन। K4 हो जाएगा किंगडम, A4 हो जाएगा एनिमिलिया, P4 हो जाएगा क्या, पेलू फाइलम, और C4 हो जाएगा कार्डेटा। ठीक है, और C4 हो जाएगा क्लास, और इधर हो जाएगा ममेलिया, और 4 हो जाएगा ऑर्डर, और A4 हो जाएगा ऑर्डियोडेक्टाइल। इसके अलावा फैमिली, और फैमिली के साथ में हो जाएगा कौन, हो जाएगा बोविडिया। ठीक है, तो आपको जैसे याद रखना है इन सबको ट्रिक के साथ में, ट्रिक तरीके से हम आपको सॉल्व कराएंगे और एकदम बहुत शानदार तरीके से। तो जिसकी पीठ है चौरस उसको क्या कहते हैं, बॉस एंड टॉरस। बॉस टॉरस कहते हैं जिसकी पीठ है चौरस। बॉस टॉरस क्या है, विदेशी गाय है, देसी हो जाएगी, तब अपन का इंडिया का बॉस क्या है, देसी गाय। चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। लगभग हम 15 पॉइंटों को देख चुके थे। आज का जो नेक्स्ट क्लास का रहने वाला है लगभग ये 16वां नंबर का पॉइंट हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं अन्य जो चीज़ें हैं। एक होता है पॉलीपेड। क्या होता है? पॉलीपेड। तो पॉलीपेड है, ये है अपन पॉलीपेड को क्या कहते हैं, तो वे पशु जिनमें क्या है, खुर विभाजित होते हैं। आपने पैर देखा होगा जानवरों का, उनके अंदर जो खुर होते हैं तो वो दो पार्टों में विभाजित होते हैं। कितने पार्टों में विभाजित होते हैं? तो दो पार्टों में विभाजित होते हैं खुर जानवरों के। तो ये होता है क्या, ये पैर है तो ये दो पार्टों में विभाजित होंगे इस प्रकार से। तो वे पशु जिनके खुर क्या है, दो भागों में विभाजित होते हैं, तो वो पशु क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या, पॉलीपेड। क्या कहलाते हैं? तो वो पॉलीपेड कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, वे पशु जिनके क्या है, खुर विभाजित होते हैं। जिनके खुर विभाजित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीपेड कहलाते हैं। तो किन किन पशुओं के खुर विभाजित होते हैं, तो जैसे में आप देखेंगे कि एक तो होती है गाय। तो गाय के अंतर्गत क्या होते हैं, खुर विभाजित होते हैं। इसके अलावा जो भैंस होती है, तो भैंस के अंतर्गत की पैर होते हैं, उनके जो खुर क्या होते हैं, दो पार्टों में विभाजित होते हैं। भेड़ हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगी बकरी। तो सर आपको आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो दो जो पैर खुर विभाजित होते हैं तो ये सब पशुओं में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। क्या है, खुर विभाजित नहीं होते किसके अंदर, घोड़े के अंतर्गत। आपने देखा होगा घोड़े का पैर का जो खुर होता है आगे से इस प्रकार से होता है, गोलाकार। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी क्या भी आती है, नाल भी आती है घोड़े की, इस प्रकार से होता है। इसमें घोड़े के अंतर्गत क्या है, खुर विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो किन के अंतर्गत होता है, तो गाय के अंतर्गत होता है, भैंस के अंदर होता है, बकरी के अंतर्गत होता है, खुर विभाजित होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, एक होता है स्पिंज। क्या कहलाता है, स्पिंज। तो स्पिंज अपन किसको बोलते हैं, वो हो जाएगा स्पिंज, स्प्रिंज। स्प्रिंज का मतलब होता है, स्प्रिंज का नाम सुनते ही आपको स्प्रिंग की ध्यान आ रही हुई ना, स्प्रिंग। जैसे अपन दबाते हैं तो नीचे दब जाती है, जैसे छोड़ते हैं तो वो ऊपर की साइड में खुल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो स्प्रिंग रहती है, क्या रहने वाली है, स्प्रिंग। दोबारा बता देते हैं आपको। इस प्रकार की जो स्प्रिंग रहती है ना, तो इसको अपन दबाते हैं। जैसे ही अपन इसको इधर की साइड पर दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जैसे ही अपन इसको छोड़ेंगे तो ये क्या है, फिर वापस खुल जाती है। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंज। स्प्रिंग से ही बना वर्ड है स्प्रिंज। तो स्प्रिंज जो क्या होता है, गाय भैंसों के अंतर्गत स्प्रिंज की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो जो गाय है, या फिर जो वह गाय जो क्या है कुछ दिनों में ब्याने वाली है। तो वह गाय क्या है जो कुछ दिनों में ब्याने वाली है, तो अभी आपको समझाएंगे वो कैसे। ऐसी गाय
तो क्या है ऐसी गाय जो कुछ दिनों में ब्याने वाली है। तो आपको क्या है ऐसी गाय जो कुछ दिनों में ब्याने वाली है, और ब्याने वाली है तो उसके क्या है पेट में क्या है बच्चा है, जिसकी वजह से क्या है इस टाइम जब अपन ब्याने वाली गाय होती है उस टाइम क्या बच्चे की जो प्रतिक्रिया है उसका जो क्रिया है वो बढ़ जाती है। वो क्या है इधर उधर हिलने डुलने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है गाय को तकलीफ होती है। तो गाय क्या करती है उस बच्चे की वजह से, और उसमें क्या है तो उसकी जो क्रिया होती है इधर उधर चलने की हिलने डुलने की, जो बच्चा लग जाता है तो उससे क्या होता है गाय को क्या है परेशानी होती है। तो वो क्या करती है कभी बैठती है कभी खड़ी होती है, कभी बैठती है कभी बैठ खड़ी होती है, स्प्रिंज की तरह। जैसे स्प्रिंग दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, ऊपर नीचे गाय बैठती है और खड़ी होती है, गाय बैठती है और खड़ी होती है, ये क्रिया होती है, इसे बोलते हैं स्प्रिंज। क्या बोलते हैं स्प्रिंज बोलते हैं। नेक्स्ट जो शब्दावली हो जाएगी वो हो जाएगी क्या डाउन कावर। क्या हो जाएगा 18वीं नंबर का हो जाएगा डाउन कावर। तो डाउन कावर हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन कावर कहते किसे कहते हैं। तो यह गाय दूध नहीं देती है परंतु क्या होती है गर्भिण होती है। क्या होती है गर्भवती होती है। वह गाय जो गर्भवती होती है लेकिन क्या नहीं देती है दूध नहीं देती है, उस गाय को क्या कहते हैं डाउन कावर कहते हैं। क्या कहते हैं यह गाय है डाउन कावर किसे कहते हैं जो क्या है दूध नहीं देती है लेकिन क्या होती है गर्भित होती है। ठीक है, तो वह क्या है दूध नहीं देती है और क्या होती है गर्भित होती है। तो वह क्या कहलाती है डाउन कावर कहलाती है। कौन सी कहलाती है डाउन कावर कहलाती है गर्भिण, अपन गर्भिण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डाउन कावर बोलते हैं यह गाय दूध नहीं देती है परंतु क्या होती है गर्भिण होती है, क्या कहलाती है डाउन कावर कहलाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो नस्ल हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी तो वो हो जाएगी 19वीं नंबर की। तो 19वीं नंबर की जो नस्ल हो जाएगी वो हो जाएगी प्रेमी। तो क्या हो जाएगी प्रेमी और पेरस। तो प्रेमी पेरस। तो प्रेमी जोड़ा है यह क्या है पेरस के अंतर्गत घूमने गया। तो पेरस के अंतर्गत घूमने गया तो एक कहानी सुनाता हूं आपको। तो एक प्रेमी जो जोड़ा था ये पेरिस के अंदर घूमने गया। तो पेरिस घूमने गया था, इसको खुशी मिली थी। क्या गया था पहली बार गया था तो खुशी मिली थी। तो इस प्रकार से अपन जो प्रेमी पेरस जो यह शब्दावली है इसका जो मीन होगा अपन के गायों के संबंध में ये हो जाएगा कि वह मादा पशु जिसने क्या है प्रथम बार गर्भित होकर के और प्रथम बार में बच्चा दिया है। जो पहली बार जो गाय ब्याती है जिसके बच्चा होता है जिस पशु के, तो उसे बोलते हैं प्रेमी पेरस। क्या बोलते हैं प्रेमी पेरस। तो प्रेमी जो जोड़ा था उसकी शादी हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ बच्चा हुआ था तो उससे क्या है प्रेमी पेरस, मतलब खुशी मिल रही है उनको। तो प्रेमी प्रसन्न प्रेमी पेरस, प्रेमी प्रसन्न प्रेमी पेरस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। तो वह मादा पशु कौन सा आ जाएगा वह मादा पशु जिसने प्रथम बार क्या दिया है, जिसने प्रथम बार गर्भित होकर, जो क्या है प्रथम बार गर्भित हुई है और गर्भित होकर के क्या है प्रथम बार भी क्या किया है पशु को जन्म दिया है। किसको दिया है बच्चा को जन्म दिया है। तो गर्भित होकर के प्रथम बार जो प्रेम की निशानी क्या होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो प्रेम पेरस इसका मतलब होता है मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर के क्या दिया है प्रथम बार बच्चा दिया है। जो पहली बार जो ब्याती है उसे बोलते हैं प्रेमी पेरस। इसके अलावा हो जाएगा कुलिंग। क्या होता है कुलिंग। कुलिंग अपन बोलते हैं किस चीज को तो वो देख लेते हैं कुलिंग। CULLING कुलिंग। तो अपन कुलिंग किस चीज़ को बोलते हैं तो कुलिंग बोलते हैं किस चीज़ को तो वो हो जाएगी जैसे अपन क्या होता है अवांछनीय चीज़ों को अपन जो छाड़ते हैं ना, जो अपन के लिए उचित उपयोगी नहीं होती है उसे बोलते हैं अवांछनीय चीज़। जैसे आपने खरपतवार का नाम सुना होगा। तो क्या होता है फसल के साथ में जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उन्हें बोलते हैं खरपतवार। तो अवांछनीय पौधे मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी वो मतलब अपन के इसमें शामिल हैं तो उनको हटाने का जो कार्य किया जाता है वो होता है अवांछनीय। तो इसकी जो वो हो जाएगी अवांछनीय पशुओं को समूह से अलग करना। क्या करना अवांछित अवांछित पशु। क्या हो जाएगा अवांछित पशु को समूह से अलग करना। क्या करना समूह से अलग करना अवांछनीय पशुओं को। इसको क्या कहते हैं तो इसे बोलते हैं कूलिंग। क्या करना कहते हैं कूलिंग करना करते हैं किसको अवांछनीय पशुओं को क्या करना समूह से अलग करना कूलिंग कहलाता है। इसके अलावा आपको क्या हो जाएगा अगला हो जाएगा 21वीं नंबर का वो हो जाएगा डिबोर्डिंग। क्या हो जाएगा डी बोर्डिंग। ठीक है,
तो डिबॉर्डिंग होता है, यह अपन किसको बोलते हैं? तो क्या होता है, छोटे, पहली बात तो सींग पाए जाते हैं जानवरों के अंतर्गत, सींग वाले जानवर होते हैं। एक होता है बड़े पशुओं के सींग को काटना, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डीहॉर्निंग। ठीक है। एक होता है छोटे जो पशु होते हैं, क्या होते हैं? छोटे पशु होते हैं, और छोटे पशुओं के जो सींग होते हैं, छोटे छोटे पशुओं के छोटे छोटे सींग होते हैं, तो छोटे पशुओं के क्या होता है, सींगों को क्या करना? काटना। क्या करना है? सींगों को, छोटे पशुओं में सींगों को क्या करना? काटना। और काटने की जो प्रक्रिया होती है छोटे पशुओं को, उसको बोलते हैं कलिका। क्या कहते हैं? कलिका होती है। तो छोटे पशुओं में सींग, या फिर इसे बोलते हैं कलिका, सींग को क्या बोलते हैं? कलिका। और कलिका को क्या करना? काटना, काटना। ठीक है। तो छोटे पशुओं में सींगों को, कलिका या सींगों को क्या करना? काटना, क्या कहलाता है? डिवोर्डिंग कहलाता है। इसके अलावा जो अपन ने नेक्स्ट जो शब्दावली है वो देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं डीहॉर्निंग। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। इसका एक बार हम लास्ट में रिवीजन भी कर लेंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास करते हैं। 22वें नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा अगला नेक्स्ट, तो वो हो जाएगा कौन सा? 22वें नंबर का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। 21 तो अपन देख चुके हैं लगभग। इसके अलावा वो हो जाएगा डी हॉर्निंग। क्या बोलते हैं? डी हॉर्निंग होता है। तो ये डी हॉर्निंग करके जो क्या होता है, वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो छोटे पशुओं के सींगों को या कलिकाओं को काटना, वो क्या कहलाता है? डिबॉर्डिंग कहलाता है। लेकिन जो बड़े पशु होते हैं, तो बड़े पशुओं को सींगों को काटना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? डी हॉर्निंग। तो बड़े पशु के सींग काटना, पशु के सींग काटना। तो बड़े पशुओं के क्या है? सींग काटने की जो प्रक्रिया है, यह क्या कहलाती है? तो डी हॉर्निंग कहलाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट शब्दावली हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? 23वें नंबर की। और यह क्या हो जाएगी? तो यह रहने वाली है कौन सी? इसे बोलते हैं डॉकिंग। क्या बोलते हैं? डॉकिंग है। और डॉकिंग की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं अपन? ठीक है। तो इसके सामान्य अर्थ हम बोलते हैं डॉकिंग को पूंछ को हटाना। क्या होता है? पूंछ को हटाने की जो प्रक्रिया है, क्या हो जाएगा? अपन लिख देते हैं पहले, फिर बाद में समझेंगे। पूंछ को हटाना। ठीक है। तो पूंछ को हटाना क्या कहलाता है? तो पूंछ को हटाना कहलाता क्या? डॉकिंग। डॉकिंग क्या कहलाता है? पूंछ को हटाना कहलाता। इसके अलावा नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24वें नंबर का। ठीक है। तो 24वें नंबर की जो नस्ल रहने वाली है, तो वह क्या रहने वाली है? तो वो हो जाएगी कैटेली। कैटेली क्या होता है? तो गाय भैंसों के मध्य जो संकरण कराने की जो प्रणाली होती है, तो वो क्या कहती जाती है? कैटेली कहलाती है। क्या कहलाती है? कैटेली। और कैटेली अपन बोलते हैं। तो गाय भैंसों के अंतर्गत जो संकरण कराने की जो प्रक्रिया होती है, संकरण किसे कहते हैं? तो दो नस्लों के मध्य में जो जो दो नस्लों के मध्य क्या है, संकरण करवा के उसके अंतर्गत निषेचन की प्रक्रिया करवा के एक नई नस्ल को, जो संतति को जन्म देते हैं, उसे कहते हैं अपन संकरण। ठीक है। जिसे हाइब्रिड बोलते हैं ना, मतलब दो नस्लों से मिलकर जो बना होता है, हाइब्रिड बना होता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा घोड़ा, और घोड़े के अलावा आपने नाम सुना होगा गधा। तो घोड़ा और गधा का जो संकरण करवा के एक नई संतति उत्पन्न की थी, जिसको बोलते हैं खच्चर। क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं। इसमें घोड़े के भी गुण होते हैं और गधे के भी गुण होते हैं। खच्चर ये क्या है? बीज की प्रजाति है। इसी प्रकार से गाय और भैंसों के मध्य में जो संकरण करवाते हैं, उसे बोलते हैं कैटेली। क्या बोलते हैं? कैटेली बोलते हैं। इसको कैटेली नहीं कैटेलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? थोड़ा सा अपन इसको सही कर लेते हैं। तो इसको बोलेंगे कैटलो। क्या कहलाता है? कैटलो कहलाता है। कौन सा हो जाएगा कैटलो? तो कैटलो हो जाएगा गाय भैंसों के मध्य का जो संकरण कराएंगे, तो उसे बोलेंगे कैटलो। नेक्स्ट, इसके अलावा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 25वें नंबर का। और 25वें नंबर पर हम लिखने वाले हैं क्या चीज? तो एक होता है गाय व भैंसों। तो गाय व भैंसों का क्या होता है? औसतन, औसत जो दूध काल का होता है, दूध काल। तो गाय भैंसों के अंतर्गत जो दूध काल का जो समय होता है, कि गाय भैंस कितने समय तक क्या देती है? दूध देती है। तो लगभग आपने गाँव के अंदर भी सुना होगा कि 10 महीने का कितना देती है? दूध देती है गाय और भैंस। कितने देती है? 10 महीने गाय दूध देती है। इसके अलावा 9 महीने में ब्याती है। आपने ये शब्द तो आपने बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि गाँव के अंतर्गत नॉर्मल बोलचाल में आते हैं। इसके अलावा गाय और भैंसों का औसतन जो दूध काल का जो समय होता है, तो वह समय कितना होता है? तो वो हो जाएगा 10 माह। कितना हो जाएगा? 10 माह। और इसको अपन डे में काउंट करेंगे तो एक महीने में लगभग 30 दिन होते हैं। किसी में 31 भी हो जाते हैं, और किसी में क्या हो जाते हैं? 29-28 भी हो जाते हैं फरवरी मंथ में।
तो इस वजह से अपन ने 30 हर मंथ का एवरेज लगा के माना है, तो लगभग 10 मंथ में कितने हो जाते हैं, 300 दिन का हो जाता है। तो औसतन जो गाय और भैंस का दूध काल होता है वो 10 माह या 300 दिन का होता है लगभग। इसके अलावा जो नेक्स्ट शब्दावली हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी, 26वें नंबर की। तो वो हो जाएगी गाय में कुल जो दांत होते हैं, तो गायों के अंतर्गत क्या है, कुल जो दांत होते हैं, तो दांतों की जो संख्या होती है यह कितनी होती है, मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक है, तो दांत कुल गायों में कुल दांतों की जो संख्या है वह कितनी रहने वाली है, तो कुल जो दांतों की संख्या है वो हो जाएगी कितनी, 32। कितनी हो जाएगी, 32 रहने वाली है। गांव में कुल स्थायी दांतों की संख्या, स्थायी है ये, क्या हो जाएंगे, स्थायी। तो स्थायी दांतों की जो संख्या है यह कितनी रहने वाली है, तो यह रहने वाली है 32। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से पूछ ले अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, जो कि क्या है अस्थायी दांत, तो अस्थायी दांत हो जाएंगे इसके अंतर्गत, तो वो होते हैं 20। कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं अस्थायी। ठीक है, तो गांव के अंतर्गत क्या है, कुल दांत होते हैं 32, मनुष्य के बराबर ही होते हैं। अस्थायी दांत होते हैं तो वो होते हैं 20। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 27वें नंबर का, और वो क्या हो जाएगा कि गोवंश में जो नाड़ी होती है, क्या होती है, नाड़ी किसे बोलते हैं ये बताएंगे, नाड़ी दर। तो गोवंश में जो नाड़ी दर होती है जो प्रति मिनट कितनी होती है, तो नाड़ी, ठीक है, तो नाड़ी जो दर होती है गोवंश के अंतर्गत जो प्रति मिनट होती है, तो यह कितनी होती है। तो गोवंश के अंतर्गत क्या होता है, अपन जैसे अपने मनुष्यों के अंतर्गत भी क्या है, एक नाड़ी होती है जिसे बोलते हैं नवज, क्या बोलते हैं, नवज बोलते हैं या फिर नाड़ी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो हमारी हाथ की कलाई के अंतर्गत जो पकड़ करके वो देखता है, नवज देखता है कि कितना चल रही है, इसकी पल्स रेट कितनी है, यह चेक करता है ताकि ये उसकी पल्स रेट कहीं ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है, इसके अलावा कम धीमी तो नहीं चल रही है। तो इसको जो अपन के शरीर के बॉडी के जो टेम्परेचर और स्थिति को जानने के लिए पल्स रेट को क्या करता है, चेक करता है वह। ठीक है, टेम्परेचर तो होता है थर्मामीटर से जांच, लेकिन पल्स रेट से जांच करता है कि इसकी बॉडी के अंतर्गत कितनी प्रॉब्लम है और इसकी धड़कन कैसी चल रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से गाय भैंसों के अंतर्गत भी नाड़ी दर होती है, क्या होती है, नाड़ी होती है जिससे जांच की जाती है। तो ये कितने से कितनी होती है, तो ये हो जाएगी 40 से लेके और 50 प्रति मिनट होती है नाड़ी दर। ठीक है, इसको जो नाड़ी दर अपन को चेक करना हो गाय भैंसों के अंतर्गत, तो अपन इसको किससे जांच करेंगे, तो ऑक्सीजियल जो क्या है धमनी है, इसके अंतर्गत से अपन क्या करते हैं, इससे ज्ञात करते हैं गाय भैंसों के अंतर्गत किसके करते हैं, धमनी है जिसका नाम है ऑक्सीजियल। तो ऑक्सीजियल धमनी से क्या की जाती है, नाड़ी दर ज्ञात की जाती है गाय भैंसों के अंतर्गत में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो शब्दावली हो जाएगी वह हो जाएगी कौन सी, 28वें नंबर की। और 28वें नंबर पर क्या आने वाला है, तो यह आने वाला है क्या, तो वो हो जाएगा शरीर का तापमान। तो गायों के अंतर्गत जो शरीर होता है, तो शरीर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है गायों के अंतर्गत, तो शरीर का तापमान, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, शरीर का जो तापमान होता है यह कितना होता है, तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, 101 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 101 डिग्री होता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि इनकी जो श्वसन दर होती है, क्या होती है, श्वसन दर होती है, तो यह श्वसन दर होती है कितनी होती है, श्वसन दर होती है प्रति मिनट। तो प्रति मिनट जो श्वसन दर होती है गाय के अंतर्गत, तो वो कितनी होती है, तो ये होती है 20 से लेकर के 25। कितनी होती है श्वसन दर गाय के अंतर्गत, तो ये होने वाली है 20 से लेकर के 25 प्रति मिनट। ठीक है, तो अपन क्या है, प्रति जो गाय होती है यह 1 मिनट के अंतर्गत से 20 से 25 बार क्या करती है, सांस को अंदर लेती है और बाहर छोड़ती है। ठीक है, अपन की जो पल्स रेट होती है जो मनुष्य की वो होती है 72 बार, लगभग 1 मिनट में 72 बार अपन का क्या है, हार्ट धड़कता है। इसके अलावा आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जो भी अभी तक हमने 2 पेज पढ़े थे इनके अंतर्गत कौन कौन से थे, तो ये था पॉलीपेड, स्पिंज, डाउन कवर, प्रेमीपेरस, कूलिंग, डेवोर्डिंग, इसके अलावा डिहॉर्निंग, डॉकिंग, कैटलो। गाय और भैंसों के जो औसतन दूध का समय होता है 10 माह, स्थायी दांत 32 है, स्थायी दांत 20, गोवंश की नाड़ी दर 40 से 50, शरीर का टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट, श्वसन दर हो जाएगी 20 से 25 मिनट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपने एक सुना होगा कि गांव, आपने देखा भी होगा, सुना क्या होगा, तो गाय का जो दूध होता है यह कैसा होता है, पीले रंग का होता है। इसके अलावा गायों का जो घी होता है यह भी पीलापन होता है। किस क्या होता है,
पीले रंग का होता है, बल्कि भैंस का थोड़ा सफ़ेद वाइट कलर में होता है, लेकिन इसका क्या तो पीलापन पाया जाता है किसके अंतर्गत, गायों के अंतर्गत। ठीक है, तो गाय का जो दूध है, तो दूध जो होता है पीला होता है, तो यह पीला किस कारण से होता है। ठीक है, गाय का दूध जो पीला होता है और पीला होता है, ये किस कारण से होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। तो इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, और कैरोटीन की वजह से इसका जो रंग होता है वह कैसा होता है, पीला होता है। आपने देखा होगा कि गाय का क्या है, कई देशों में, कंट्रियों के अंदर, हमारे अंदर इंडिया के अंतर्गत तो गाय का क्या है, पूजा की जाती है, गाय को पवित्र माना जाता है। गाय के मलमूत्र इनका उपयोग औषधियों में भी किया जाता है, और गाय को क्या है यहाँ पर काटना या फिर उसको बेचना या मांस के रूप में या सेवन के रूप में करना एक प्रकार से अपराध है, धार्मिक रूप से भी और वैसे भी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ तो ये अलाउ नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो गाय होती है, गायों के अंतर्गत जो गाय का क्या होता है, मांस क्या होता है, गाय का जो मांस होता है, तो बस मटर बोल, आपने सुना होगा मटन, चिकन। इसके अलावा ऐसी जो शब्द सुने होंगे, ये सुने होंगे आपने, बकरे बकरी, मुर्गा मुर्गी, इनके मटन बटन इनके। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो गाय का जो मांस होता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं, गाय के जो मांस को बोलते हैं वो बोलते हैं बीफ। तो बीफ होने वाला है गाय का मांस। इसके अलावा जो आपको इसमें से याद रखने वाली जो चीजें हैं, तो अपन देखते हैं काउ डाटा। क्या बोलते हैं, काउज डाटा। तो काउज डाटा देख लेते हैं एक बार इसका। तो काउ का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है वो कितना होता है, तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा काउ के अंदर का जो दांत होते हैं, तो दांत कितने होते हैं, पहले अपन देखते हैं हड्डियों से। ठीक है, तो काउ के अंतर्गत क्या होती है, हड्डी होती है। तो हड्डी कितनी होती है, तो हड्डी होती है कितनी, 208। कितनी होती है, 208 होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज हो जाएगी वो हो जाएगी गुणसूत्र, और गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र, तो गुणसूत्र रहने वाले हैं कितने, 60। इसके अलावा आपको पूछ ले दांत क्या हो जाएंगे, दांत, तो दांत हो जाएंगे कितने होते हैं दांत, तो मनुष्यों के बराबर होते हैं 32। इसके अलावा आपसे पूछ ले क्या, दांतों से, दांत और दांत के अलावा स्ट्रेस चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस चक्र होता है जिसके अंतर्गत गाय क्या है, रेंकती है। अपन को उसको क्या है, अपन मेल और फीमेल के बीच में जो जो प्रक्रिया होती है उनको अपन करवाने के लिए ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस चक्र। और स्ट्रेस चक्र होता है कितने दिन का, 21 डेज का। कितने दिन का होता है, 21 डेज का होता है। इसके अलावा इसकी जो श्वसन प्रक्रिया होती है, श्वसन, तो श्वसन कितने से कितनी देर होती है श्वसन की, तो 20 से लेके 25 प्रति मिनट होती है। क्या होती है, श्वसन 20 से 25 बार होता है, किसके अंतर्गत, गाय के अंतर्गत। इसके अलावा आपसे पूछ ले इसकी जो नाड़ी होती है, क्या होती है, नाड़ी दर होती है। और नाड़ी जो दर होती है ये कितने से कितनी होती है, तो ये हो जाएगी 40 से लेके 50 तक। कितनी होती है, 40 से लेके 50 तक होती है नाड़ी दर। और गर्भकाल पूछ लें आपसे, तो गर्भकाल हो जाएगा, तो गर्भकाल होने वाला है कितना, तो गर्भकाल हो जाएगा इसका 280 डेज। कितना हो जाएगा गर्भकाल, तो वो हो जाएगा 280 डेज के लगभग होता है इसका गर्भकाल। इसके अलावा जो गाय है वो दूध देती है, तो दूध अपन को कितने मंथ देती है, तो 10 मंथ देती है, 10 माह, या फिर एवरेज अपन इसको बोलते हैं 300 दिन। ठीक है, 10 माह या 300 दिन के लगभग देती है। इसके अलावा आपसे और पूछ ले क्या चीज़ है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं इसे गायों से संबंधित, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है गाय का जो मध्यकाल, जो हमने पढ़ा था, मध्यकाल को होता है, जैसे अपन की गाय होती है उसके जो मध्यकाल की जो अवधि होती है ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, गाय में मध्यकाल की अवधि। गायों के अंदर का जो मध्यकाल की अवधि होती है यह कब से कब तक की होती है, तो ये होती है 10 से लेके 24 घंटे की। कितने घंटे की होती है, 10 से लेके 24 घंटे की होती है, लगभग 1 डेज की होती है, 1 डेज की। ठीक है, तो यह होती है मध्यकाल की अवधि, 1 डेज की होती है, या फिर 10 से 24 घंटे के अंतर्गत होती है। गाय जो रेंकती है उसे बोलते हैं मध्यकाल। क्या बोलते हैं, गाय का जो रेंकना होता है जो, उसे बोलते हैं मध्यकाल। गाय के अंदर का जो मध्यकाल होता है वो 10 से 24 घंटे 1 डेज के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा जो देसी गाय होती है, क्या होती है, पहले लिख लेते हैं विदेशी। ठीक है, तो विदेशी जो गोवंश होता है, क्या होता है, विदेशी गोवंश होने वाला है। तो विदेशी गोवंश में क्या है, यौवन अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, यौवन अवस्था होती है, तो जैसे प्योवर्टी काल भी कहते हैं। तो यौवन अवस्था जिसे प्योवर्टी काल भी कहते हैं, तो यह कब से कब तक रहने वाली है, 24 से लेकर 30 माह के बीच में। कितनी रहने वाली, जो विदेशी गोवंश में होता है, गोवंश के अंतर्गत क्या होती है, जो यौवन अवस्था होती है यह कब से कब तक की होती है विदेशी गोवंश के अंतर्गत, तो ये होती है 18 से लेके और 24 माह के बीच में। कितनी होती है, 18 से लेके 24 माह के बीच में रहने वाली है। यह लगभग 1.5 वर्ष से लेकर के, और यह कितने वर्ष, 2 वर्ष तक के बीच में। ठीक है, 18 से लेके 24 माह या फिर 1.5 वर्ष से लेके 2 वर्ष के बीच में रहने वाली है किसकी अवस्था, तो क्या है, विदेशी गोवंश की अवस्था। इसके अलावा जो देसी गोवंश होती है, तो देसी
क्या होने वाली है, गोवंश। तो देसी जो गोवंश में तो यौवन अवस्था है, तो यौवन अवस्था है यह कैसी रहने वाली है, कितने से कितने टाइम तक रहने वाली है देसी गोवंश के अंतर्गत। तो देसी गोवंश के अंतर्गत रहने वाली है 24 से लेकर के और कितने 30 माह के बीच में। कितने रहने वाली है, 24 से लेकर के 30 माह के बीच में, अर्थात 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में रहने वाली है। किसके अंतर्गत, तो यह रहने वाली है गोवंश यौवन अवस्था के अंतर्गत। जो यौवन अवस्था है विदेशी गायों के अंतर्गत पूछे तो 1.5 वर्ष से लेके 1.5 साल से लेकर के 2 साल के बीच में, मतलब 18 से लेके 24 माह के बीच में रहने वाली है। देसी की पूछे तो 24 से लेके 30 माह के बीच में, मतलब 2 साल से लेके 3 साल के बीच में रहने वाली है यौवन अवस्था। ठीक है। इसके अलावा आपसे चलिए दोस्तों ने थोड़ा सा डायग्राम से बना देते हैं। जीरो उम्र है, जीरो से लेके जो 1 वर्ष होता है, तो जीरो से लेके 1 वर्ष होता है, तो इस 1 वर्ष को क्या बोलेंगे अपन, तो ये होता है काफ। इसमें क्या होता है, काफ। काफ कहते हैं किसको, किसको कहते हैं काफ, तो 0 से लेके 1 वर्ष का जो बच्चा होता है गाय का उसे बोलते हैं काफ। और इसे अपन क्या बोल सकते हैं, बछड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बछड़ा कहते हैं मेल काफ को। इसके अलावा यहाँ से 1 वर्ष से लेके और जो 2 वर्ष होता है, तो 1 वर्ष से और 2 वर्ष के बीच में किस गाय का यौवन अवस्था पाई जाती है, तो यौवन अवस्था होती है विदेशी। किसकी, विदेशी जो गाय होती है जिसे अपन बोलते हैं, जिसकी पीठ है चौरस और जिसका नाम है बॉस टॉरस। तो जिसकी पीठ है चौरस, नाम है बॉस टॉरस, विदेशी नस्ल है। तो विदेशी गाय का यौवन अवस्था रहने वाली है 1 से लेकर 2 वर्ष के बीच में। इसके बोलते हैं बॉस टॉरस। क्या बोलते हैं, बॉस टॉरस भी बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगी तो 2 वर्ष से लेके और 3 वर्ष होती है, तो 2 वर्ष से लेके 3 वर्ष के बीच में रहने वाली है कौन सी नस्ल, देसी नस्ल रहने वाली है। देसी गाय का क्या रहने वाली है, यौवन अवस्था रहने वाली है। इसको बोलते हैं बॉस, क्या बोलते हैं, बॉस इंडिकस। क्या बोलते हैं, बॉस इंडिकस। तो बॉस जो इंडिकस है यह रहने वाली है किसके अंतर्गत, देसी नस्ल के अंतर्गत। इसको दोबारा से लिख देता हूं, बॉस इंडिकस को। तो जो बॉस है गाय का, इंडिया का जो बॉस है वो क्या हो जाएगा, देसी। ठीक है। इसके अलावा एक नेक्स्ट और चीज रह जाती है कि गाय के जो बछड़ा होता है, तो गाय के बछड़े के अंदर का जो बंधियाकरण की जो प्रक्रिया होती है, यह क्या रहने वाली है, गाय के जो बछड़े के अंदर का जो बंधियाकरण की प्रक्रिया रहने वाली है, ये अपन कितने वर्ष या कितने माह तक कर सकते हैं। तो गाय के बछड़े में किसके अंतर्गत, बछड़े में क्या है, बंध्याकृत। गाय के बछड़े में क्या है, बंध्याकृत की जो आयु होती है, तो बंध्याकृत की आयु रहने वाली है तो कितनी होती है, मतलब अपन गाय के बछड़े की जो नसबंदी करा सकते हैं हम, तो वो नसबंदी को बोलते हैं बंध्याकरण करना। क्या करता ना, बुलडॉग का नाम अपने आप शब्दावली में पढ़ा था कल नेक्स्ट क्लास में, बुलडॉग। तो बुलडॉग हो जाता है कब, जब उसकी नसबंदी करा देते हैं। ठीक है। तो बंध्याकृत की जो आयु होती है बछड़े के अंतर्गत, तो अपन लगभग 8 सप्ताह का ही क्या होता है, बछड़ा होता है, उसका हम अपन क्या करा सकते हैं, तो बंध्याकरण करा सकते हैं, या फिर इसे बोलते हैं 2 माह। तो 2 माह या फिर 8 सप्ताह का जो बछड़ा होता है उसका हम नसबंदी करा सकते हैं या बंध्याकृत करा सकते हैं। ठीक है। तो आपकी जो शब्दावली थी लगभग हमने, जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थी, उसको हमने अभी तक की क्लास में कवर करा दिया गया है। अब इससे संबंधित नेक्स्ट जो आंकड़े देख लेते हैं गौवंश से संबंधित, तो वो हो जाएंगे कौन कौन से। भारत के अंतर्गत क्या है, जो गाय की नस्ल हैं, जैसे जनगणना के जो आंकड़े होते हैं, हमारे जो मानव जीवन की जो जनगणना होती है, जिसके अंतर्गत फैमिली में कितने लोग हैं, कितने, वो अपन का पूरा क्या है डेटा होता है कि फैमिली के अंदर कौन सी जाति के अंतर्गत कितने जनसंख्या है, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, कितने निवासी हैं, इन चीज़ों की क्या होती है जनगणना। हमारे 10 वर्ष के अंतर्गत जनगणना होती है। इसी प्रकार से पशुओं के अंतर्गत एक जनगणना होती है, और पशुओं के अंतर्गत जो जनगणना जो करने का जो कार्य करता है वह कौन करता है, तो ये होती है NBAGR। क्या होती है, NBAGR करके संस्था है, जिसे बोलते हैं कौन सी, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन, या और एक होता है ब्यूरो। क्या होता है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NBAGR होता है। यह क्या करता है, आंकड़े उपलब्ध करवाता है किसके अंतर्गत, पशुओं से संबंधित। तो पशुओं की जो नस्लें होती हैं उनसे संबंधित आंकड़े प्रोवाइड कराने का कार्य करता है कौन सा, NBAGR। तो इसके अनुसार वर्ष कब हुआ, 2021 के अंदर आंकड़े आए थे, कब आए थे, तो 16 अगस्त, तो वो हो जाएगा 16 अगस्त। तो 16 अगस्त के दिन, 16 अगस्त 2021 के अंतर्गत इसके आंकड़े आए थे। तो उसके अनुसार क्या है,
16 अगस्त 2021 के अनुसार भारत में, तो भारत के अंतर्गत जो गाय है, तो क्या है, गाय जो पशु हैं, गाय के पशुओं की जो क्या है नस्लें हैं, तो भारत में गायों की क्या है नस्लें हैं कुल, तो कुल कितनी नस्लें थी 2021 के अंतर्गत, तो कुल जो नस्लें हैं तो वह कितनी है 50, तो वो कितनी नस्लें थी, तो 50 नस्लें क्या थी पंजीकृत हैं, तो 50 नस्लें पंजीकृत थी। तो 16 अगस्त 2021 को डेटा के अनुसार भारत में गायों की जो कुल नस्लें हैं तो वो कितनी है 50 पंजीकृत थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि 2022 के जब आंकड़े आए थे, क्या आए थे 2022 के जो आंकड़े आए थे, तो 2022 से जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो ने क्या किया है, नई नस्लें जोड़ी गई थी, तो नई नस्लें जोड़ी गई थी कितनी 10, तो नई नस्लें 10 जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत से तो 3 नस्लें थी किसकी, गाय की, किसकी थी 3 नस्लें थी गाय की। इसके अलावा जो 3 नस्लें थी, तो 3 नस्लें किसकी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी किसकी, सुअर की, तो सुअर की भी 3 नस्लें जोड़ी गई थी। इसके अलावा 3 नस्लें और जोड़ी गई थी किसकी, बकरी की, तो 3 नस्लें बकरी की जोड़ी गई थी। इसके अलावा एक नस्ल है, तो एक नस्ल किसकी जोड़ी गई थी, तो वो जोड़ी गई थी भैंस की। तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार 10 नस्लें जोड़ी गई थी टोटल, और 10 नस्लें जोड़ी गई थी, तो ये है जो 10 नस्लें हैं, इसके अंतर्गत 3 नस्लें तो जोड़ी गई थी गाय की, और 3 नस्लें जोड़ी गई थी सुअर की, और 3 नस्लें जोड़ी गई थी किसकी, बकरी की, और एक नस्ल जोड़ी गई थी भैंस की। ऐसे करके टोटल जोड़ी गई थी, तो वो जोड़ी गई थी 10 नस्लें 2022 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो कुल मिला के जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में किसके अनुसार, तो ये हो जाएगा ICAR, तो ICAR के अनुसार वर्तमान में जो गाय की नस्लें हैं, तो वर्तमान में गाय की कुल नस्लें, तो वर्तमान में गाय की जो कुल नस्लें हैं ICAR के अनुसार, तो यह कितनी रहने वाली है, तो ये हो जाएंगी कितनी, कुल जो नस्लें हैं वो प्रेजेंट टाइम में हो चुकी हैं, पहले थी कितनी 50, और प्लस में 2022 में जुड़ गई हैं 3, तो टोटल रहने वाली हैं 53 गाय, कितनी रहने वाली 53 नस्लें हैं। वर्तमान में गाय की यहाँ से नस्ल पूछ ले तो वो हो जाएंगी 53 नस्लें, और 16 अगस्त 2021 के आंकड़ों के अनुसार हैं तो 50 नस्लें पंजीकृत हैं। ठीक है, और वर्तमान में है 53 नस्लें, क्योंकि 10 नस्लें और जोड़ दी गई थी, जिसके अंतर्गत 3 गाय की नस्लें थी, 1 भेड़ की नस्लें थी, 3 बकरी की थी, और 3 सुअर की थी। ठीक है, यह क्या है नई देसी नस्लें थी अपन के इंडिया के अंतर्गत। जो अपन के जो NBAGR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन जो ब्यूरो है, इसका जो क्या है सेंटर है, मुख्यालय है, तो ये जो इसका सेंटर है, तो इसका जो सेंटर हो जाएगा वो कहाँ पे रहने वाला है, तो सेंटर है इसका, तो वह है करनाल हरियाणा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, करनाल हरियाणा के अंतर्गत इसका क्या है मुख्यालय बना हुआ है। तो पशुओं के मामले में हरियाणा पंजाब के क्या है ज़्यादा वो पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो करनाल हरियाणा के अंतर्गत गायों की जो नस्लें हैं, पशुओं की जो नस्लें हैं, उनसे संबंधित जो सूचना है वो करनाल हरियाणा जानकारी प्रोवाइड करता है। पंजीयन करने का कार्य यही करता है, इसके आंकड़े जारी करने का कार्य भी यही करता है। इसके अलावा वर्तमान में जो पशुओं की जो कुल पंजीकृत नस्लें हैं, तो कुल पंजीकृत नस्ल, तो कुल पंजीकृत जो नस्लें हैं वर्तमान में, तो ये है कितनी है, तो ये हो जाएंगे 212, कितनी है 212 नस्लें हैं पंजीकृत वर्तमान में पशुओं की। इसके अलावा जो पशुओं का पंजीकरण है वो करनाल हरियाणा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पंजीकरण का कार्य है, पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, करनाल हरियाणा के अंतर्गत कौन सी संस्था है, तो वो हो जाएगी क्या हो जाएगी NBAGR। तो NBAGR जो संस्था है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, तो ये करनाल हरियाणा के अंतर्गत है। यह क्या करती है, नस्लों को क्या करने का पंजीयन करने का कार्य करती है पशुओं की। और टोटल वर्तमान में कितनी है, तो 212 नस्लें हैं पशुओं की। इसके अंतर्गत जो कैसे हैं 53 तो गाय की नस्लें हैं, 20 बकरी की हैं, 37 नस्लें हैं भेड़ की, 44 नस्लें घोड़े और खच्चर की, 7 ऊँट की हो जाएंगी, और क्या है जाएगी 9 हो जाएगी सुअर की, और 13 नहीं ऊँट की हो जाएंगी 9 नस्लें, और खच्चर और घोड़े की हो जाएंगी 7, और सुअर की हो जाएंगी 13, और गधे की हो जाएंगे 3 नस्लें, और कुत्ते की हो जाएंगी 3, याक की 1 नस्ल हो जाएगी। इसके अलावा मुर्गे की हो जाएगी 19 और नस्लें, और बतख की हो जाएंगी 2, और हंस की हो जाएगी क्या 1 नस्ल। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कितनी है, तो 212 नस्लें हैं। ठीक है, तो हम कंप्लीट करीब हम जो गांव से संबंधित जो शब्दावली थी हम पूरा कर चुके हैं, आंकड़े भी आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसके अलावा चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आज की जो हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे।
यहीं पर समाप्त करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं आपका थोड़ा सा माइंड सेट कर देता हूँ। तो माइंड सेट कर देता हूँ कि जो हम अपनी जो नेक्स्ट क्लासों में पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिकी मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिकों के अंतर्गत गाय की जो गाय की जो नस्लें हैं वे कौन कौन सी हैं, जैसे हो देंगे दुधारू नस्लें, दुकाजी नस्लें, इसके अलावा हो जाएगी भार वाहक नस्ल हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी दे रखी हैं गिर गाय की नस्लों के जो विवरण से हम डिटेल से चर्चा करने वाले, गिर गाय, साहिवाल गाय, थाई पारकर, इनके बारे में बहुत ही मज़ेदार ट्रिकों के साथ में हम इसको सॉल्व कराने वाले हैं। सरस गाय दूध देने वाली, तो ये क्या है, दुधारू नस्लों की क्या है, ट्रिक होने वाली है। इसके अलावा मन कहता है किशन दूध पी में सारा, अब पी के नागौरी मस्त है जी, गाय सरस दूध देने वाली, मन कहता है किशन दूध पावे सारा। इन ट्रिकों के द्वारा हम क्या करते हैं, अब पी के नागौरी मस्त है जी, इन ट्रिकों के अंतर्गत हम सब आपको पूरे तरीके से क्या करने हैं, कवर कराने वाले हैं थ्योरी को, और बहुत ही मजा आने वाला है क्लास के अंदर। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर जाके देखिए, और जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है जीके का वो भी जाकर देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।